जी स्टार्ट करते हैं। जुमे की नमाज से पहले हमने डिस्कस किया था कि केस स्टडीज़ को अटैम्प्ट करने, जो ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी से अटैम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा। हमने ये सीखा कि स्टेप नंबर 1 में हमने केस स्टडी को पढ़ने के बाद स्टेप नंबर 1 में डिसाइड करना है ये सिचुएशन कौन सी है, एनालाइज करना है सिचुएशन कौन सी है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या कि कुछ और, यानी कुछ और से क्या मुराद है कि एमसीएस मैटर है या अदर मैटर है या की गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो हमने फिर ये डिसाइड करना है कि इसका इफेक्ट क्या है, इन मटीरियल, मटीरियल या परवेसिव। इफेक्ट डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे क्या प्रॉफिट दिया है या प्रॉफिट गिवन नहीं है। प्रॉफिट गिवन है तो वो 5% वाला रूल लगा के डिसाइड करेंगे इन मटीरियल, मटीरियल या परवेसिव है। प्रॉफिट नहीं गिवन तो हमने फिर इफ करके दोनों को पॉसिबिलिटीज को ऑप्शन डिस्कस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है तो अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो यानी क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स में से कोई, तो हमने बेसिस को भी डिस्कस करना है और की ऑडिट मैटर को भी डिस्कस करना है। इनको भूलना चाहिएगा, इनको अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स में भी उसको डिस्कस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसके बाद। नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। अच्छा, इसमें इनका सॉल्यूशन है उसकी थोड़ी डिस्कशन ज़्यादा है। ये आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा और मैंने प्रिंट करवाने के लिए भी उन्हें कह दिया कॉपी, वो भी थोड़ी देर में शायद कॉपी हो जाएगी तो आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपने लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक चीज़ आपने वो बार बार उसके ऊपर ना खुद परेशान होना है ना कोशिश करना है कि मुझे परेशान करें। वो चीज़ क्या है कि सर सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा, सॉल्यूशन मैच नहीं हो, आपने कंसेप्ट मैच करना है सॉल्यूशन के अंदर। क्या जो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट आपने बताया, आपने क्वालिफाइड बोला है, उसने कहीं एमसीक्यू मैटर तो नहीं लिखा हुआ, ये मैच करें। आपने भी क्वालिफाइड ओपिनियन रिकमेंड किया है, उसने भी क्वालिफाइड ओपिनियन रिकमेंड किया है, आपके सेंटेंस के अल्फाज 10 हैं, उसके सेंटेंस के अल्फाज 22 हैं, ये कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बाज़ औक़ात हम अपना सॉल्यूशन जितना रिक्वायर्ड होता है ना एक नंबर ऑब्टेन करने के लिए, हमने सॉल्यूशन लिखते हुए टीचर्स ने उस सॉल्यूशन उस लिमिट से ज़्यादा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो सॉल्यूशन। क्या हो सॉल्यूशन? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जब सॉल्यूशन को हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने लगते हैं ना हम टीचर्स, तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा चीज़ें, कुछ कुछ सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंक्लूड करनी पड़ती है ताकि आपको खुद से पढ़ के आराम से समझ आ जाए। तो आपने लेंथ को कंपेयर आपने एक्यूरेसी को कंपेयर करना है क्वेश्चंस के साथ। आपने जो लिखा है उसको, जो जैसी सॉल्यूशन है हमारा, उसके साथ जब कंपेयर करना है तो किस चीज को कंपेयर करना है? एक्यूरेसी ऑफ कंसेप्ट को, लेंथ ऑफ कंसेप्ट को कंपेयर नहीं करना कि मेरा सॉल्यूशन छोटा, आपका सॉल्यूशन छोटा सा हुआ करेगा, जो बुक का सॉल्यूशन है वो बड़ा हुआ करेगा। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, बुक का मकसद होता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। हाँ, आपको लगता है कि पता नहीं पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, तो फिर मार्किंग प्लान भी दिया हुआ है साथ ही, सॉल्यूशन के साथ नीचे एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान है, उसको भी आपने जरूर देखना है, लाजमी। एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, लाजमी देखना है। उसमें देख लीजिए कि क्या मार्किंग प्लान में जो जो चीजें उसने बोली है आपने सॉल्यूशन में लिखी है या नहीं लिखी है। अगर लिखी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और मुझे हर एक स्टूडेंट को फिर अलग अलग समझाना पड़ता है, खासतौर पे ऑनलाइन ग्रुप्स में, कि कंपेयर करना है जब आपने अपने आंसर को बुक के आंसर के साथ, किस चीज़ को कंपेयर करना है? एक्यूरेसी को। अल्फाज को कंपेयर नहीं करना, ना लेंथ को कंपेयर करना है, ना ही इस चीज़ को कि वहाँ पे टेक्निकल वोकैबुलरी यूज हुई है, नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन आपने लिख दिया है, बस इससे ज़्यादा लफ्ज़ कोई टेक्निकल रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिट में क्वालिफाइड। तो कंपैरिजन, और ये सिर्फ इस चैप्टर का असूल नहीं है, बाकी चैप्टर्स में भी यही असूल है। एक्यूरेसी ऑफ कंसेप्ट कंपेयर करेंगे, लेंथ को कंपेयर नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, रिसेंट जो हमारे क्वेश्चन उनमें से क्वेश्चन है, गालबन स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन है। हाँ, स्प्रिंग 25 का है। तो
सबसे पहले केस स्टडी में हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1। अब ये स्टेप सारे आपने सीखते जाने हैं, ये मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, मैं एक केस स्टडी सॉल्व नहीं करवा रहा, अप्रोच सिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताइए आपको किस लफ्ज से पता चला कि ये ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को आपने अंडरलाइन करना होगा। रिक्वायरमेंट में लफ्ज ऑडिट रिपोर्ट आने से हमें पता चला ये ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। अब ये इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपने बताना है इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, किस किस पैराग्राफ पे इफेक्ट आएगा। जिस जिस पैराग्राफ पे इस सिचुएशन का इफेक्ट आएगा आपने वो सारे पैराग्राफ को डिस्कस करना है। क्लियर? किसी एक पैरा, अब यहाँ पे गलती क्या करनी है आपने, किसी एक या दो पैराग्राफ को डिस्कस कर देंगे, बाकी पैराग्राफ पे जो इफेक्ट आता है वो भूल जाया करेंगे। ठीक है, तो इजी मार्क्स आपके लूज होंगे इससे। ये काम नहीं करना, पूरे तरीके से सोच लेना है कि इस सिचुएशन का हमारी ऑडिट रिपोर्ट में किस किस पैराग्राफ पे इफेक्ट आ रहा है। डन जी। इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट का मतलब समझ आ गया? क्या मतलब है इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट का? पैराग्राफ में जो जो इफेक्ट आएगा ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी पैराग्राफ में जो इफेक्ट आएगा वो बताना है, किसी को स्किप नहीं करना। अच्छा, ये जो उसने कहा इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इसमें लफ्ज इवैल्यूएट का मतलब क्या है? इवैल्यूएट करो, एनालाइज करो, इसका मतलब क्या है कि बताओ कि ये जो सिचुएशन है, सोचो, क्या सोचो, क्या, हाँ जी, कि ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है, या कुछ और है? कुछ और से क्या मुराद है कि एमसीक्यू मैटर है, अदर मैटर है, गोइंग कंसर्न है, क्या है वो सोचना है आपने। लफ्ज इवैल्यूएट या एनालाइज का मतलब समझ आ गया? इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट का मतलब समझ आ गया? अच्छा, ये जो उसने लफ्ज यूज किया है इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, इनको अलग अलग सॉल्व करना है। वैसे तो उसने क्लाइंट ही अलग अलग रखे हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन जो हुआ करते थे ना पुराने, उसमें वो एक ही क्लाइंट की दोनों तीनों सिचुएशन बताया करता था। तो उसमें की स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट की सोच ये होती थी कि क्लाइंट तो एक ही है ना, सबका इकट्ठा करके एक ही आंसर देते हैं। नहीं, वो कहता है चाहे एक क्लाइंट एक ही हो, मैंने पूछा अलग अलग है, आपने अलग अलग बताना है, तो हर एक को अलग। अब ये देखें, वही उसने दो सिचुएशन दे दी ना, ए और बी, तो यही जो जुम्मा की ब्रेक से पहले हमने यही डिस्कस कर रहे थे ना कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मल्टीपल सिचुएशन हमें दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट हमें समझ आ गई, ऑडिट बोर्ड वाला क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर आर प्रेजेंटली अंडर योर कंसिडरेशन। पार्ट ए, your firm is the auditor of Sugar Biscuits Limited for the year ended 31st December 24। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या आपको उसने ये बताया कि ये आपका फर्स्ट ईयर है ऑडिट का, या कि आप पिछले साल भी ऑडिटर थे और इस साल भी ऑडिटर है? यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसने दी है? ऑडिटर का मतलब इस साल के ऑडिटर है, पिछले साल के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया, तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर क्या हमें अदर मैटर लिखना चाहिए? नहीं। हाँ, अगर वो ये अल्फाज इस तरीके से लिखता, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ शुगर बिस्किट्स लिमिटेड, अगर योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, तो याद रखें लफ्ज अपॉइंटेड और लफ्ज री अपॉइंटेड में ये कंसेप्ट छुपा हुआ है कि ये आपका फर्स्ट ईयर का ऑडिट है कि ये आपका रिकरिंग ऑडिट है। अगर वर्ड यूज हुआ है री अपॉइंटेड, योर फर्म हैज बीन री अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है? पिछले साल भी हमने ऑडिट किया था, इस साल भी हमने ऑडिट किया है। इस सूरत में आप अदर मैटर पैराग्राफ नहीं लिख सकते, याद है आपको? वो हम जब लिखते थे कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया। लेकिन अगर उसने वर्ड यूज किया योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, इसमें आप अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे।
लेकिन इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने सिर्फ इतना बताया कि आप ऑडिटर हैं, इसको छोड़ देंगे हम, फिर अदर मैटर आगे चलेंगे। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शुगर बिस्किट्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 24। During the audit, your team identified that SBL's bank loans were due in last month, and the management has not provided any evidence of either the renewal of existing agreement or the obtaining of a new one to cover these obligations। इनका जी लोन ड्यू है आपका, कब ड्यू है? ड्यू लास्ट मंथ ड्यू था, और उन्होंने कोई नहीं बताया, ना तो रिन्यूअल की पेमेंट तो की नहीं है, तो ना तो ये हमें बताया कि रिन्यू हुआ कि नहीं, इसका कोई एविडेंस दिया है, और ना ही कोई नया लोन लिया है। इसका मतलब है आपके क्या ख्याल में बैंक जिसकी पेमेंट ड्यू थी वो चुप करके बैठा होगा? वो परेशान होगा, उसने कोई ना कोई शायद एक्शन भी लिया हो। मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान or any survival projections to demonstrate how SBL will continue to operate in the foreseeable future। मैनेजमेंट ने कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी शेयर नहीं किया जिससे पता चले कि ये आगे कैसे चलेंगे। मैनेजमेंट हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, yet they have not provided any evidence to support this claim। उन्होंने कोई एविडेंस प्रोवाइड, एनालाइज कीजिए। अब पहले मुझे बताइए ये सिचुएशन क्या मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और है? गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रही है। चलिए ओके, ये हमने एग्री कर लिया। तो आप बताएंगे कि जो लोन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा ही है। पहले मुझे बताइए क्या हम इस सिचुएशन पे एग्री करते हैं कि लोन की वजह से गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आ रही है? डन जी, गोइंग कंसर्न वाले टॉपिक में आगे है। पहले ऑडिट बोर्ड में थे, अब ऑडिट बोर्ड के अंदर में पता चल गया एग्जैक्ट इश्यू कौन सा है, गोइंग कंसर्न का। अब एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमें एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, हमें कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे इस चीज का। अच्छा, अब या तो एविडेंस हमें प्रोवाइड कर देंगे या नहीं करेंगे। अगर तो एज इट इज इसको यहां पे क्लोज करें तो हम कहेंगे चूंकि एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया इसलिए ये स्कोप लिमिटेशन है, हम क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ उन्होंने देखा प्रॉफिट नहीं ना दिया हुआ, तो जो भी स्कोप लिमिटेशन होगी उसको कैसे डिस्कस करना है, इफ करके। इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव डिस्क्लेमर ओपिनियन। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन, ठीक है। और अगर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ऑडिट मैटर में उसका रेफरेंस आएगा, अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा ही नहीं। ये है हमारा स्कोप लिमिटेशन के मुताबिक सॉल्यूशन। क्लियर? तरतीब क्या रखी हमने? पहले हमने उस इश्यू को डिस्कस किया कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इशू है, हमें उन्होंने कंप्लीट असेसमेंट इसकी अवेलेबल नहीं है, असेसमेंट इसकी अवेलेबल नहीं करवाए, तो असेसमेंट अवेलेबल ना होना ये स्कोप लिमिटेशन होती है, हमने पढ़ा भी है। फिर चूंकि ये साबित हो गया स्कोप लिमिटेशन, दूसरे नंबर पे हमने क्या साबित करना होता है, इफेक्ट। अब चूंकि प्रॉफिट नहीं है तो हमने क्या करना है, इफ मटेरियल इफ परवेसिव, मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर। फिर ना सिर्फ ये कि ओपिनियन बताया हमने, बेसिस फॉर ओपिनियन भी बताया, बेसिस फॉर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, और फिर उसके बाद की ऑडिट मैटर पे इफेक्ट भी बताया। क्लियर होगी ये बात? ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आगे चल के कुछ केसेस में वो क्या करता है, यहां पे तो ये बता दिया ना कि एविडेंस नहीं मिला हमें, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्लोज खत्म, क्वेश्चन खत्म यहां पे। अब मैं आगे फर्दर डिस्कशन कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन में वो कहता है कि मैनेजमेंट ने आपको एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है,
अब बताइए इसका इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। यहां पे एक लाइन में ऐड कर रहा हूं, क्या? मैनेजमेंट ने एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है। अब डिपेंड करता है आपका एविडेंस को देख के क्या कंक्लूजन है। हम जो एविडेंस को देख के एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, याद है? हाँ, वो परफॉर्म करने हैं। क्या इस क्वेश्चन में वो एडिशनल प्रोसीजर हमें लिखने चाहिए? फर्ज करें अगर वो कह दे, रिक्वायरमेंट यही है, क्वेश्चन में कह दे कि मैनेजमेंट ने हमें एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है, सोच के जवाब देना है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह दे? मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है। रिक्वायरमेंट में क्या पूछा? एनालाइज करो, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। हमें एविडेंस मिल गया। अब एविडेंस मिलने के बाद ना हमारे दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 2 इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं। भाई ऐसा ही है। अगर क्वेश्चन में कहे एविडेंस दे दिया, क्या आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर सेम रिक्वायरमेंट के साथ एडिशनल प्रोसीजर लिखेंगे या रिपोर्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखेंगे या दोनों लिखेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों लिखेंगे? दोनों वाले ज्यादा है और दोनों वाले गलत है। इसमें सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेंगे। क्यों भला? क्योंकि पूछा ही उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है। याद रखें, मार्क्स उस चीज के नहीं होते जो आपको आता है, मार्क्स उस चीज के भी नहीं होते जो आप लिखते हैं। मार्क्स किस चीज के होते हैं? जो उसने पूछा है, जो उसने पूछा है। ये जो स्टूडेंट कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो पास नहीं हो पाता, मसला कहाँ पे होता है? हाँ, कि एग्जामिनर ने कुछ और पूछा होता है, बच्चे ने लिखा कुछ और होता है। और चूंकि आप जो कुछ लिखते हैं उसे सही समझते हैं तो फिर ही लिखते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होता। ठीक है, इसलिए याद रखें क्वेश्चन के अंदर, पूरे पेपर के अंदर सबसे अहम, देखें हम यहाँ पे हो सकता है 400-500 क्वेश्चन कर ले इस कोर्स के अंदर, लेकिन वो 400-500 क्वेश्चन से ज्यादा अहम है वो 8-9 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे। ऐसा ही है। और उन 8-9 क्वेश्चन में से भी सबसे अहम वो अल्फाज हैं जो रिक्वायरमेंट के हैं। जिसने रिक्वायरमेंट को सही से समझ लिया, आधी केस स्टडी उसकी सॉल्व हो गई। तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट आपके सामने आ गई है ना भाई, क्वेश्चन निकाल ले यार, सामने रख ले। रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताइए कहीं पे उसने लफ्ज प्रोसीजर लिखा है कि नहीं लिखा? कहीं लिखा है? मैं आपके सामने, ऑनलाइन वाले भी देख रहे होंगे, सामने ले आता हूं, ये ले। इवेल्युएट करने को बोला है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। जब प्रोसीजर लिखा ही नहीं तो आपने क्यों कहा कि प्रोसीजर आएगा? जब रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर पूछा ही नहीं तो क्यों कहा प्रोसीजर आएगा? जब रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर रिक्वायर ही नहीं किया तो आपने क्यों कहा हम लिखेंगे? जब रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर पूछा ही नहीं तो आपने क्यों कहा हम लिखेंगे? जब रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर को पूछा ही नहीं आपने क्यों कहा हम लिखेंगे? अच्छा पहली के ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ आ गई। देखा ये अच्छा जवाब दिया ना तो मुतमिन कर दिया ना, बिल्कुल समझ। ठीक है, इंडिपेंडेंट। अच्छा डिस्कस भाई ये बात। अच्छा तो प्रोसीजर नहीं लिखेंगे उस केस में, ये मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ सिचुएशन कि उसने हमें एविडेंस दे दिया, उसके बाद क्या होता? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता कि एविडेंस आपको मिल गया है तो फिर क्या होता? मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ खुद से क्वेश्चन बना के। तो उस वक्त हम इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में कौन सी वाली सिचुएशन डिस्कस करते हैं? एप्रोप्रिएट वाली, अनसर्टेनिटी वाली या नॉट एप्रोप्रिएट वाली? जी कौन सी वाली लिखते हैं? हाँ जी, ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली कह रहे हैं ना,
ये ऑडिट के मिजाज से अभी वाकिफ नहीं हुए? आपको बताया ना ऑडिट का मिजाज कैसा है, बड़ा सख्त मिजाज है। हाँ, तो ऑडिट का मिजाज क्या है? जब कोई भी सख्त नहीं है, खुदा कहो, जब कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और उसने नहीं दी, आपने ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करनी होती है, तो उसमें फिर आप तीनों पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाती है सोल्यूशन की, लेकिन मार्क्स भी सूरत में ज्यादा होते हैं। जी बताइए, पहली केस स्टडी होगी डिस्कस? ओके, दूसरी केस स्टडी स्टार्ट करें जी? तैयार है जी भाईजान? अब ये दूसरी केस स्टडी है, ठीक है। बी, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मेडलाइफ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमें सिंपल इंफॉर्मेशन बता रहे कि आप ऑडिटर हैं। MPL maintains a significant stock of a particular over the counter medicine. मेडिसिन का एक बड़ा स्टॉक होता है, रिपोर्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹150 million इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 150 million पे रिपोर्ट हुआ है। दिस मेडिसिन हैज बीन ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू MPL's रेवेन्यू ऑफ ₹1530 million एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹306 million। इस मेडिसिन का ये मेजर एक सक्सेस फैक्टर है बिजनेस का। The government has implemented a new regulation effective from 1st December 24, which reclassifies this medicine as a prescription based drug. Prescription based drug पता है किसको बोलते हैं? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको नहीं मिलने, ठीक है। मेडिसिन होते हैं ना कुछ ऐसे, खासतौर पे जो डिप्रेशन वाली मेडिसिन होती हैं, नींद वाली मेडिसिन होती है अमूमी तौर पे, या कुछ खास मेडिसिन वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। वो कहता है जी प्रेस्क्रिप्शन। मुझे बताइए, इसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूस हो जाएगी। ये नॉलेज चाहिए, ये बिजनेस सेंस चाहिए कि रेगुलेशन का हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा। दिस चेंज इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, वही बात कर रहा है, as it will no longer be easily available to customers without a prescription. It is estimated that 30% of the stock at MPL will not be saleable before its expiry date. 30% तक स्टॉक सेल नहीं हो सकेगा। भाई सारी सिचुएशन पढ़ ले। अब एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें इस सिचुएशन को। ये क्या है? ये क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कैसे आपको लगा? ये गोइंग कंसर्न तो नहीं, ये तो मुझे कोई और मसला लग रहा है। प्रोडक्ट बंद तो नहीं हुई, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कोई लोग मरे तो नहीं है कि कंपनी बंद होने, प्रोडक्ट की सिर्फ डिमांड कम हुई है। प्रोडक्ट स्टिल प्रॉफिटेबल है, स्टिल चल रही है। गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम तो नहीं है। याद रखिए, हर मेजर कस्टमर बैड डेट होने पे गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, लार्जेस्ट कस्टमर के बैड डेट होने पे। हर मेजर प्रोडक्ट के फ्लॉप होने पे गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है, लार्जेस्ट प्रोडक्ट के फ्लॉप होने पे गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अब ये कैसे पता चलता है हमें कि ये लार्जेस्ट है या मेजर है? समझ रहे हैं? लार्ज केस स्टडी के अंदर लार्जेस्ट है या, हालांकि फैक्टर्स में शायद उसने जो रिटेल गए थे उसमें शायद उसने मेजर का वर्ड शायद यूज किया हो, लेकिन वो लार्जेस्ट हमें पता चलता है। वो बताता है ये कस्टमर, इसको हम 40% ऑफ सेल्स इसी कस्टमर को करते थे। जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ना कि हम इस कस्टमर को कितने % ऑफ सेल करते थे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बात की निशानी होती है ये लार्जेस्ट थे। तो यहां पे तो ये प्रोडक्ट अभी फ्लॉप ही नहीं हुई मेरे भाई, ये तो सिर्फ इसकी डिमांड कम हुई है। तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और? मिस स्टेटमेंट। इशू क्या है इसमें? इवैल्यूएट द सिचुएशन, डिस्कस करें।
आप लिखेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बाद डिमांड कम होने की वजह से 30% स्टॉक इसका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 30% स्टॉक की एनआरवी 0 है। 30% स्टॉक 0 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 150। इसका 30% राइट डाउन कर देना चाहिए 45 मिलियन। तो इसका मतलब है कॉस्ट हो गई 150 मिलियन, एनआरवी हो गई इसकी 105, तो 30% राइट डाउन 45 मिलियन। अगर क्लाइंट इसको राइट डाउन नहीं करता तो ये 45 मिलियन एक मिस स्टेटमेंट है। बताइए, ये एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन समझ आया आपको? ये इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन समझ आई आपको? क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही है, हमने उसके कैलकुलेशन कर ली कि कितनी ऑब्सोलीट है। डन? ओके, अब हमें यह पता चल गया मिस स्टेटमेंट है। पहला डिसीजन हो गया। दूसरा डिसीजन क्या था? सबसे अहम डिसीजन यही होता है मिस स्टेटमेंट। पहला डिसीजन ही अहम डिसीजन है सबसे। दूसरा मटेरियल। अब साबित करें, कैसे पता चला मटेरियल है? प्रॉफिट का 5% लिया, कितना आया? मेरा सवाल समझ लीजिए, मटीरियलिटी लेवल कितना है? वो है 306 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना हुआ? 15.3। और मिस स्टेटमेंट कितने की थी? 45। तो इफेक्ट क्या हुआ? क्या ये कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में ही दफन हो जाएगी क्या कि आपकी आंसर शीट पे शो होगी? पक्की बात है, ये मटेरियल है। अच्छा, एक दफा ना रफ सा चेक कर लें, कहीं मिस स्टेटमेंट 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है तो फिर परवेसिव हो जाएगी। 50% से ज्यादा तो नहीं है, चले मटेरियल है। ओके, अब ये मेरे भाई बताएंगे इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। 2 स्टेप्स हो गए, तीसरा स्टेप क्या आ गया? इम्प्लीकेशन। भाई ऐसे ही ना, पहले हमने एनालाइज द सिचुएशन देखा, मिस स्टेटमेंट्स कॉम्बिनेशन कुछ और, दूसरे नंबर पे उसका इफेक्ट देखा, तीसरे नंबर पे क्या करना है हमने? रिपोर्ट पे इफेक्ट बता देना कि ओपिनियन पे क्या इफेक्ट होगा। और बताइए, इफ करके क्या करते हैं यार? ऐसे 2-3 गाने आ गए हैं, ऐसे ना इफ करे, ऐसे ना करें, इतने प्यार से इफ ना करें मेरे भाई। हाँ जी, एग्जामिनर कमेंट कहता है जहां पे इफ करना होता है वहां पे नहीं करते, जहां पे नहीं करना होता वहां पे करते हैं। इफ कहां पे करना था? मेरा ख्याल है आज ही के लेक्चर में कोई 4-5 दफा तो ये बात मैंने भूली होगी। मर्जी है आपकी। भाईजान आप बताइए, इम्पैक्ट रिपोर्ट क्या होगा? वो इफ की तो ये क्या है यार? या अल्लाह मेरी मदद कर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इफ इस बात में करना है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया? ओके, मैं समझा इफ कर रहे हैं मटेरियल और परवेसिव पे, तो भाई फिर सही बोले थे ना। अब मैं रिक्वायरमेंट में देखूंगा कि क्या रिक्वायरमेंट में उसने सिंपल इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है या उसने कहा है डिस्कस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट इफ इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। क्योंकि अगर उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया ना कि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ इफ इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, तो फिर इफ नहीं आएगा, फिर हमने सीधा मिस स्टेटमेंट की तरफ जाना है। और अगर उसने सिर्फ इतना पूछा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, तो फिर उसने चूंकि क्वेश्चन में कुछ पता नहीं है, फिर हम इफ करेंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, फिर हम इफ। भाई एग्री करते हैं? ओके, अब मैं रिक्वायरमेंट देखूंगा फिर फैसला करूंगा। मैं रिक्वायरमेंट में क्या देखने लगा हूं? वो कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द, इवैल्यूएट कर एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट।
आगे उसने ये नहीं लिखा हुआ इफ इशू रिमेन्स अन, तो मुझे दोनों डिस्कस करना है, इफ इशू रिजॉल्व और दूसरा कौन सा, इफ इशू अनरिजॉल्व। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ठीक, तो भाई सही कलम रहे थे, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो मुझे भाई मेरे बताए, चलिए आप ही आगे कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो स्टॉक को मैनेजमेंट ने एनआरवी पे रिकॉर्ड कर देना है, या एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं। भाई ऐसा ही है मेरा भाई, बताइए अगर मैनेजमेंट इसको एनआरवी पे रिकॉर्ड कर देती है तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, अनमोडिफाइड। शाबाश, और कुछ नहीं बोलना, और एमसीएस ऑफ मैटर, एमसीएस ऑफ मैटर, एमसीएस ऑफ मैटर की लिस्ट में कोई एग्जांपल थी ऐसी जिसमें लिखा हुआ था कि राइट डाउन टू एनआरबी हुआ ना तो फिर एमसीएस मैटर आएगा, बताइए। की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर में कोई लिखी हुई थी इस तरह की एग्जांपल, क्या लिखी हुई थी? हाँ, जब भी कोई एसेट फेयर वैल्यू पे आता है ना, फेयर वैल्यू पे, तो की ऑर्डर मैटर, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होती है ना, जैसे रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट, तो ये भी मार्केट वैल्यू पे आ रहा है, फिक्स एसेट मार्केट वैल्यू पे आता है, वो भी की ऑर्डर मैटर है। इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू पे है, शाबाश, बेहतरीन की ऑर्डर मैटर आएगा, शाबाश। अब ये पीछे बहन जी जो बैठी हुए हैं, शाबाश शाबाश, ये आपके साथ से रहा, इनको पता नहीं क्या ढूंढ रही है आप, इधर से देख। मुझे अब ये बताइए, इसमें दो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, इफ रिजॉल्व, इफ नॉट रिजॉल्व। ये क्यों डिस्कस कर रहे थे दो पॉसिबिलिटीज? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने बताया ही नहीं था कि रिजॉल्व है कि अनरिजॉल्व। रिजॉल्व वाला ने बता दिया, इफ इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व, यानी अगर मैनेजमेंट इसकी एनआरवी रिकॉर्ड राइट डाउन करते ही नहीं है, फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन, कर दी गुस्ताही, कर दी गुस्ताही। क्या गुस्ताही की इन्होंने? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदब का मकाम है ये, थोड़ा मुअद्दब होके बताइए फिर से, इंपैक्ट रिपोर्ट क्या होगा? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर से बोले। हाँ, यही तो ड्राफ्टिंग है, और क्या ड्राफ्टिंग? क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन ऐसे, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड, शाबाश। आगे शाबाश, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। बेहतरीन बेहतरीन, अब आइए लाइन पे, शाबाश। आगे चले। हाँ, की ऑडिट मैटर में इस सेक्शन में इसका रेफरेंस, यानी एज qualified opinion is by nature a key audit matter, therefore a reference will be included in key audit matter section. क्या बोला? As qualified opinion by nature is a key audit matter, therefore a reference to qualified opinion will be included in key audit matter section. समझ आ गए? ये था हमारा ये केस स्टडी सॉल्व। क्लियर? एक और क्वेश्चन हो जाए? नहीं हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, आपको नोट्स मिल गए हैं। आपने इस असाइनमेंट को रिटर्न नहीं करना, क्योंकि जहां आपने रिटर्न करना है ना, मेरी जान को मसला पड़ जाना। क्यों भला? आपने कहना सर जी हमने जो लिखा है सोल्यूशन के साथ मैच नहीं करता। क्या कहना है आपने? हमने जो लिखा है सोल्यूशन के साथ मैच नहीं करता। तो भैया मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने का। तो ये वाली जो आपकी असाइनमेंट है, जब तक आपको इस चीज पे ग्रिप नहीं ना हो जाएगी कि हाँ कंसेप्ट मैच होने चाहिए, अल्फाज मैच होना जरूरी नहीं है, जब तक ये रूल आपको समझ में नहीं आ जाएगा ना, मैंने आपको लिखने की इजाजत देनी नहीं है। तो ये जो होम असाइनमेंट में कितने 6 क्वेश्चन है, कितने 7 है, कितने हैं? कितने हैं? 9 तो नहीं है भाई। क्वेश्चन 9 तक नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं आपको, चुन के क्वेश्चन दिए। 5 क्वेश्चन है सिर्फ, ये भी मिला ले।
आपने इन क्वेश्चन को पढ़ना है, इनके सॉल्यूशन को पढ़ना है, एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ना है, मार्किंग स्कीम को पढ़ना है कि क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, किसके कितने नंबर है। एक लफ्ज भी नहीं लिखना। 2 दिन है, कलर परसों, इसमें इसको 2 दफा पढ़े, इस असाइनमेंट को 2 दफा करें। सॉल्यूशन पहले खुद देख, कीवर्ड चाहे लिख ले, कीवर्ड्स, ताकि आपको याद रहे कि फैसला क्या क्या किया था हमने। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड, ताकि बाद में सॉल्यूशन के साथ मैच कर सके कीवर्ड। सॉल्यूशन पूरा लिखने की इजाजत नहीं है आपको, नहीं लिखना, सिर्फ एनालाइज करें, समझे कि उसने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। मार्किंग स्कीम को पढ़े, ये चीज लिखने का ये नंबर है, ये चीज लिखने के ये नंबर। एग्जामिनर कमेंट्स में पढ़े कि आपके जो बड़े थे वो क्या गलतियां, क्या गुल खिला के गए हैं इस अटेंडम में। सीनियर है ना, इस प्रोफेशन के बड़े हैं वो। ये पढ़ना है, लिखने की इजाजत आपको, हाँ कीवर्ड्स लिख सकते हैं उसकी इजाजत है, ताकि आप सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करने के काम है, वरना तो कंपैरिजन भी नहीं होगा। लेकिन डिटेल सॉल्यूशन हर, ये बात समझ आ गई है। और मेरे से एक सवाल तो बिल्कुल भी नहीं पूछना ना, हाँ कि क्वेश्चन सॉल्यूशन से कंसेप्ट मैच नहीं हो रहा वो पूछे मेरे से, अल्फाज मैच नहीं हो रहे ना वो मेरे से हरगिज नहीं पूछना। ठीक है जी, चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए फिर आज की इस क्लास को ये पढ़ना, ये बहुत अहम है, ये रीडिंग करना, इसका एनालिसिस करना बहुत ही अहम है आपके लिए। ये स्टार्ट है, कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, वो सोचना है ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, अच्छा ये गोइंग कंसर्न वाली बात ठीक लिखी है, एमसीक्यू मैटर वाली ठीक लिखी है, जो भी आएगा आगे। ठीक है जी, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट में दिए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन निस्बतन चले वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब है लेटेस्ट ट्रेंड यही है जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जरूर आपने इसको पढ़ा, कुछ 2 दफा कर ले तो क्या ही बात है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।